हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आपने क्लास 10 में पढ़ा ही है लाइट के बारे में। तो आज अपन उसी चैप्टर को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स के अपन स्टार्टिंग करते हैं। बताइए रे ऑप्टिक्स क्या होता है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट। अब लाइट के बिहेवियर की बात करी जा रही है। जैसे अपन बात करें अपने को कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है, क्या अपनी आंखों से लाइट उस पर जाती है या उससे अपनी आंखों में आती है। अगर आप ढंग से सोचो तो अपन कोई शक्तिमान तो नहीं है कि अपनी आंखों से लाइट जाएगी। अपन इस लाइक कि कोई भी चीज़ अगर अपने को दिखाई देती है तो वहाँ से ऑब्जेक्ट से वही लाइट अपनी आंखों में आती है और अपनी आंखों में जब सेंसेशन होता है तब जाके चीज़ें अपने को दिखाई देती हैं। अब लाइट के बारे में बात करें, लाइट होती क्या है। तो आप ढंग से देखो, लाइट इज अ सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, दैट इज विबग्योर। विबग्योर की बात करें तो वी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अकेला विबग्योर नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रारेड रे ये सब कुछ आती हैं, पर उसका एक छोटा सा पार्ट दैट इज विबग्योर, उसको कहते हैं लाइट। तो ढंग से देखो, ये वॉयलेट जो है इसकी वेवलेंथ मतलब लैम्डा जो अप्रोक्सीमेटली अपन 4000 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, रेड जिसकी वेवलेंथ लैम्डा जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 8000 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, इस पूरे सेक्शन को अपन क्या कहते हैं, लाइट। अब दूसरी बात आती है कि आईज आर मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर। भाई आप क्या सोचते हैं अपनी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन से कलर के लिए होंगी। अगर आप सोचेंगे रेड, वॉयलेट, तो वो आंसर बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सोचो जब भी आपने कॉपी के अंदर मार्कर यूज करे होंगे तो रेड कलर का मार्कर भी आपने यूज करा है, वॉलेट का भी आपने यूज करा है, ब्लू का भी यूज करा है। कौन सा कलर आपकी आंखों के लिए सबसे ज्यादा आई कैचिंग था। अच्छा, अगर इस पर्टिकुलर हिंट से आप जज नहीं कर पाए तो दूसरा हिंट दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप किसी सिटी में आते हैं, मान लीजिए कोटा में आते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के बाहर निकलते हैं, आपको बहुत सारे होर्डिंग दिखाई देते हैं। कौन सा होर्डिंग आपकी आंखों को सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो सिर्फ कलर पे डिपेंड करता है। तो सोचो कौन सा कलर आपकी आंखों के लिए ज्यादा आई सेंसिटिव होता है। तो अगर अपन बात सोचे इस चीज के बारे में तो आंसर है येलोइश ग्रीन कलर। अब सोचो मैंने पहला हिंट दिया था कौन सा मार्कर यूज करते हैं, तो आप सोचें जब आपने येलोइश ग्रीन कलर का मार्कर यूज करा तो उस केस में वो आपकी आंखों के लिए ज्यादा सेंसिटिव था। जब आपने होर्डिंग्स की बात करी तो आपने देखा होगा एलियन के जितने भी होर्डिंग्स है उनका बैकग्राउंड या तो येलो या येलोइश ग्रीन कलर का है। इसका मतलब वो अपने लिए सबसे ज्यादा आई सेंसिटिव हो जाता है। तो इसीलिए अपन यहां पूछा गया आईज आर मोस्ट सेंसिटिव टू, तो आंसर होगा येलोविश ग्रीन कलर। अब दूसरी बात आती है कि इस कलर की वेवलेंथ क्या होगी। तो आंसर है इसकी वेवलेंथ होगी 555 नैनोमीटर या फिर 5550 एंगस्ट्रॉम। तो ये बात अपने को याद रखनी है। एक आपके नॉलेज की बात बता रहा हूं, अगर मुझसे पूछा जाए कि ब्लू और वॉलेट में से कौन सा कलर अपनी आंखों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो आप क्या सोचते हैं आपका आंसर क्या होगा, ब्लू और वॉलेट। आंसर इज ब्लू। ब्लू इज मोर सेंसिटिव टू आवर आईज रेदर देन वॉलेट। नेक्स्ट बात आती है रे ऑफ लाइट। आप क्या सोचते हैं रे ऑफ लाइट क्या है। क्या रे ऑफ लाइट का मतलब लाइट होता है, नहीं। रे ऑफ लाइट इज द पाथ ऑफ लाइट, आसान भाषा में, या फिर कह सकते हैं जब लाइट वेव किसी दो पॉइंट्स के बीच में प्रोपगेट करती है ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ होमोजेनियस मीडियम इज नोन एज रे ऑफ लाइट। तो जो रे ऑफ लाइट है वही अपन कहते हैं कि मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइट प्रोपगेट कर रही है इसी को कहते हैं अपन रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या, आपने 10th क्लास में इतना बहुत तो पढ़ा हुआ है। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स। अब मैंने बोला इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स, इसका मतलब दो मीडियम। मान लेते हैं कि यहां पर अपन ने दो मीडियम कंसिडर कर लिए, ऊपर वाला एयर और नीचे वाला ग्लास सरफेस।
अगर ऐसा कुछ है तो जब कोई लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो उसमें से कुछ लाइट वापस उसी मीडियम में चल जाएगी जहां से वो आई थी। इसे वो कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर बेटा मैंने अभी एक बात बोली, कुछ लाइट, मैंने ये नहीं बोला सारी लाइट। तो रिफ्लेक्शन इन द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। अगर बात TIR की हो तब जाके ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अदर देन दैट हमेशा लाइट पूरी की पूरी कभी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ एनर्जी जो है लाइट के पास क्या है, एनर्जी। तो कुछ एनर्जी जो है वो तो आगे ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट हुई है उसके लिए अपन बात कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। जो भी चेंज आता है वो सिर्फ उसकी इंटेंसिटी एनर्जी के फॉर्म में चेंज आता है। अगर अपन बात करें कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं तो आप जानते हो इस चीज को, 10th क्लास में आपने देखा था कि पहला रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब मैं दोनों के लिए इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की तो अपन देख सकते हैं ये दोनों लाइट पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद भी पैरेलल ही गई। इसका मतलब यहां पर दोनों के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं और जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, शाइनी है। तो उस केस में अपन इसको बोलते हैं रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर जब बोलते हैं जब सरफेस अनइवन हो, कर्व्ड हो, तो उस केस में लाइट आ तो पैरेलल रही है पर डिफ्यूज्ड फॉर्म में हर जगह बिखर गई है। अपनी डे टू डे लाइफ में जनरली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ज्यादा होते हैं। आप सोचो जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो तो कौन सा रिफ्लेक्शन होता होगा, रेगुलर या इरेगुलर? क्या कहते हैं, आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बेटा मैंने उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों कहा, ध्यान से सुनो। क्या लाइट बल्ब से अपनी किताब की तरफ आती है, टकरा के अपनी आंखों में आती है। अब वहां पर आप बोलोगे सर किताब को आपको कैसे मालूम पड़ा कि रेगुलर है या इरेगुलर है, या उसकी सरफेस शाइनी है या रफ है? तो एक सिंपल सी बात आपको जज करनी है। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज उस सरफेस पे बन जाए तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और अगर ऑब्जेक्ट की इमेज उस सरफेस पे ना बने तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो सोचो क्या किताब पर बल्ब की इमेज कहीं बनती है? नहीं। पर अगर वहीं पर मिरर होता मेरे हाथ में और बल्ब ऊपर से लाइट आ रही होती बल्ब से, तो क्या बल्ब की इमेज बनती? बिल्कुल बनती। तो मिरर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है, और किसी भी किताब, दीवार, उन सब सरफेसेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये भी टॉपिक वही है जो आपने क्लास 10th में देखा हुआ है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है, इसके कितने लॉज होते हैं? तो भाई इसके कितने लॉज होते हैं? 2। पहला लॉ क्या होता है? पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जब मैंने वर्ड बोला ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो बच्चों आप लोगों ने वेक्टर तो पढ़ा ही हुआ है। बताओ किसी भी 3 वेक्टर को सेम प्लेन में प्रूव करना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? तो उसका आंसर होता है किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस एंड तीसरे के साथ उनके आंसर का डॉट अगर 0 आता है तो उसको कहते हैं कोप्लेनर। तो ये जो पहला जो लॉ है ये एक तरीके से कोप्लेनर जैसा ही लॉ है। तो क्या अगर मैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को 3 यूनिट वेक्टर बना देता तो अपन कैसे प्रूव करते कि वो तीनों एक प्लेन में है? तो मैं वापस बोल रहा हूं, किसी भी 2 का क्रॉस, तीसरे के साथ उसका डॉट, प्रोडक्ट, आंसर क्या होना चाहिए? 0। नेक्स्ट लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक कर रही है किसी सिल्वर सरफेस को, कह सकते हैं मिरर को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट बाउंस बैक हो गई अपने सेम मीडियम में। और ये कौन है बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा उसी जगह होता है जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब यहां पर। तो क्या ये नॉर्मल जो भी सिल्वर सरफेस होती है, स्ट्राइकिंग सरफेस होती है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू इक्वल होती है, इसे वो कहते हैं अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। यही इसका कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ। तो अभी अपन ने इन दो लॉ की बात करी, अब हम चालू करते हैं कि इन लॉ पे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या बन सकता है। ढंग से देखिएगा, मैंने यहां पर क्या लिखा है। एक मिरर है जो ग्राउंड से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टली आती है, टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वर्टिकली ऊपर चल जाती है। तो क्या ये हो गई वर्टिकल रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे। आपको बताना है इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सोच के देखो अपन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मैंने अभी तुमसे क्या कहा कि भाई जो नॉर्मल होता है वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी बात, क्या ढंग से सोचो, ये एंगल आई और एंगल आर बराबर है, तो अपन नॉर्मल की यहां पर एक अच्छी सी बात और बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो टोटल एंगल बनता है उसको नॉर्मल इक्वली डिवाइड कर देता है दोनों साइड। मैंने क्या बोला? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो टोटल एंगल बनता है नॉर्मल उसको इक्वली डिवाइड कर देता है दोनों साइड। तो यहां पर भी वही सोचो कि मुझे एंगल थीटा निकालना है, उसके लिए क्या अपन जुगाड़ कर सकते हैं। तो क्या यहां पर सबसे पहले मैंने नॉर्मल बना दिया। बताएं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में टोटल एंगल कितना होता है? आंसर होगा 90। क्या नॉर्मल उसको इक्वल डिवाइड कर देगा 45। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसके लिए मैंने जस्ट अभी तुम्हें दूसरी बात समझाई थी कि नॉर्मल हमेशा सरफेस से कैसा होता है, कितने एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो क्या नॉर्मल से टोटल एंगल 90 बनेगा तो ये 45, तो ये भी कितना होगा? 45। और ढंग से वापस देखा जाए तो ये ब्लू इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल है और ये वाली लाइन भी कैसी है? हॉरिजॉन्टल। ये 45 है, ये एंगल थीटा ढूंढना है। क्या दोनों के बीच में कुछ z बन रहा है? z का मतलब याद करो, बचपन में सीखा है अपन ने इस बात को, इट इज नोन एज ऑल्टरनेट एंगल। तो इस थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा? 45 डिग्री। तो आंसर कितना होगा? 45 डिग्री। तो वापस अपन एक क्वेश्चन और कर रहे हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो वापस ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन ये है कि अगेन एक सिल्वर स्मूथ सरफेस है, उस सरफेस पे इंसिडेंट रे आ रही है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 डिग्री बन रहा है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो वर्टिकली ऊपर जा रही है। तो आपको बताना है ये जो मेंशन थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ट्राई करें आप लोग। अगर आप ढंग से एक बात सोचो तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के टोटल एंगल को आधे आधे में डिवाइड करता है, हाफ में डिवाइड करता है। तो यहां पर ढंग से देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में टोटल एंगल कितना होगा? बताओ। क्या ये 10 डिग्री और ये वाला एंगल 90, बिकॉज हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 100। वापस बोल रहा हूं, ये 10 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया बेटा? 100। अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो नॉर्मल इस टोटल एंगल को हाफ में डिवाइड करेगा। तो मैंने यहां से नॉर्मल बनाया, ये वाला एंगल कितना हो गया? 50, और ये वाला एंगल भी क्या हो गया? रिमेनिंग 50। बट मुझे तो ढूंढना है कि ये जो एंगल थीटा है ये क्या होगा। तो दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि कोई भी नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल बनाता है? आंसर क्या था? 90। तो सोचो ये नॉर्मल, इस नॉर्मल का इस सरफेस से एंगल कितना बन रहा होगा? 90। तो ये 50 हुआ, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? 40। तब जाके टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 90। अब अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल को ही आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो ये भी अभी हॉरिजॉन्टल ही है। वापस ढंग से देखना, ये वर्टिकल और ये ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल।
क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का टोटल एंगल कितना होता है? 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 50। अब पहचानो ये 50 और थीटा कोई एंगल्स बन रहे हैं, कोई रिलेशन बन रहा है? तो आंसर होगा यस। इन दोनों के बीच में एंगल, इनको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब इस थीटा की वैल्यू ही कितनी होगी? 50 डिग्री। समझ में आया? नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, जो अपने को पूरी ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। उसके अंदर सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी चीज को अपन ऑब्जेक्ट कह देंगे। कोई इमेज भी होता है, कुछ ऑब्जेक्ट भी होता है। कैसे जज करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन इमेज है? तो ऑब्जेक्ट डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ आई रे। जब भी मैं आई रे लिखें, इसका मतलब है इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं रियल ऑब्जेक्ट की, तो रियल ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जहां पर इंसिडेंट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। तो मैंने कोई भी ऑप्टिकल इवेंट कंसिडर कर लिया। ऑप्टिकल इवेंट का मतलब कोई भी लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस हो सकता है, अपन ने वो यहां पर कंसिडर कर लिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट डाइवर्जिंग फॉर्म में जा रही है, और कह सकते हैं कि ये लाइट जब तक इस ऑप्टिकल इवेंट को नहीं टकराई, तो क्या तब तक ये इंसिडेंट रे कही जाएगी? तो ये सारी इंसिडेंट रे को कोशिश करो कि कहीं मिल जाए, तो चेक करो ये एक्चुअल फॉर्म में मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्या ढंग से देखो, ये सारी लाइट का अगर अपन बैक प्रोसेस पे जाए, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो क्या ये सब के सब इस पॉइंट पे आके मिल रही है? तो क्या इस पॉइंट पे सारी इंसिडेंट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है? इसका मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट। अब सोच के देखो, क्या लाइट के पास एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या यहां पर जितनी भी इंसिडेंट रे हैं, इन सब के पास भी एनर्जी है? इनके इंटरसेक्शन के पास भी एनर्जी है? अगर किसी चीज के पास एनर्जी है, इसका मतलब वो रियल है। अगर एनर्जी नहीं है तो भूत नहीं, उसे कहते हैं वर्चुअल। तो यार ध्यान से देखना, क्या इन सारी लाइट्स के इंटरसेक्शन क्या बोलेंगे अपन? रियल ऑब्जेक्ट। और तुम ढंग से देखो तो रियल ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है, वो किस फॉर्म में निकल रही है? डाइवर्जिंग। इसलिए अपन ने क्या लिखा? डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। तो वापस मैं बोल रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो एक्चुअल इंटरसेक्शन के से बनता है इंसिडेंट रे के, और इंसिडेंट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन के जो बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। जैसे कि अपने देखा था, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट अपन पहले अभी सीख चुके हैं, तो नेक्स्ट अपन चालू कर रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा इंसिडेंट रे से डिफाइंड होता है। अपन ने देखा था रियल ऑब्जेक्ट कौन से थे, याद करो, जहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा था इंसिडेंट रे का। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जहां पर इमेजिनरी इंटरसेक्शन होगा किसका? इंसिडेंट रे का। तो अगर कोई इंसिडेंट रे यहां पर आ रही है किसी ऑप्टिकल इवेंट पे, तो चेक करके देखो, क्या ये तीनों इंसिडेंट रे आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो क्या ये तीनों कभी मिल सकती है एक्चुअल फॉर्म में? नहीं। अगर ये ऑप्टिकल इवेंट है, इससे टकराने के बाद जो रेज होंगी वो इंसिडेंट नहीं होंगी, वो या तो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी या फिर रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसका मतलब आप ये भी नहीं सोच सकते कि इनको टकराने के बाद इनको नीचे लिया है, बिकॉज वो इंसिडेंट रे नहीं रहेगी। तो अब इन तीनों इंसिडेंट रे का कैसे इंटरसेक्शन कराएं ताकि कोई ऑब्जेक्ट डिफाइंड हो जाए? तो आप ढंग से देखें, ये तीनों इंसिडेंट रे बैक साइड में तो अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये डाइवर्स हो रही है, मतलब कभी मिल नहीं सकती। तो अगर मैं इन तीनों को आगे एक्सटेंड करता हूं, तो आगे एक्सटेंड करने का मतलब है कि एनर्जी का फ्लो आगे नहीं हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो इस सरफेस पर टकरा के या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए अपन इन तीनों रे को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जहां पर ये तीनों रेज जहां के इंटरसेक्ट हो गई, दिस इज इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
तो इससे जो ये बना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अपन ने रियल ऑब्जेक्ट में क्या कहा था, जिसके पास क्या है, एनर्जी। इसका मतलब यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया, वर्चुअल। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी इंसिडेंट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो जाए तो वहां बनेगा रियल ऑब्जेक्ट, और जहां इंसिडेंट रे का वर्चुअल इंटरसेक्शन हो वहां क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो अभी तक अपन ने देखा था ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में समझा था कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब अपन देख रहे हैं इमेज के बारे में। तो बेटा अपन ने क्या सीखा था, ऑब्जेक्ट किससे डिफाइन होता है, याद करो, इंसिडेंट रे से। तो इमेज किससे डिफाइंड होगी, कौन सा कॉन्ट्री पार्ट होगा उसका, इंसिडेंट रे का के साथ दूसरा कॉन्ट्री पार्ट कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे। तो इमेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ आइदर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। अब अगेन इमेज भी दो प्रकार की, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले बात करें अपन रियल इमेज की। रियल इमेज क्या, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ आर रे। आर रे का मतलब वापस वही, या तो रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे। अब कोई भी ऑप्टिकल इवेंट है, अगर उसमें से रिफ्लेक्टेड रे कुछ कन्वर्जिंग फॉर्म में निकल रही है जो एक्चुअल फॉर्म में इंटरसेक्ट करती है, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी यही पॉइंट कहलाएगा रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज जहां पर इमेजिनरी इंटरसेक्शन हुआ किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। तो ढंग से देखना, अगेन ये ऑप्टिकल इवेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे आगे की साइड फ्लो कर रही है, आगे जा रही है। तो मैंने बोला कि कोई भी एनर्जी या लाइट के पास एनर्जी है, वो एनर्जी बेटा आगे जा रही है। सोच के देखो, क्या ये तीनों लाइट आगे जाके कभी इंटरसेक्ट कर सकती है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा पीछे की साइड एक्सटेंड कर देता हूं तो इस पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन तो हो गया, पर एनर्जी का फ्लो किधर है, एनर्जी तो आगे गई। इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई एनर्जी नहीं है, ये तो ऑप्टिकल इवेंट से पहले का पॉइंट आ गया। वो स्पेस जो ऑप्टिकल इवेंट से राइट साइड है वहां पर एक्चुअल एनर्जी है, पर यहां पर तो कोई एनर्जी नहीं है। पर क्योंकि अपने को इमेज डिफाइन करनी है तो वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे से डिफाइन होगी। ये कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, डाइवर्जिंग। और इन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे का जहां इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट को अपन कहेंगे वर्चुअल इमेज। वापस बोल रहा हूं, इमेज किससे डिफाइंड हुई, फटाफट याद करो, रिफ्लेक्टेड रे से। कितनी टाइप की इमेज, दो टाइप की। कौन कौन सी, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में किसका इंटरसेक्शन होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ आर रे। आर रे का मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो तो रियल इमेज, इसका मतलब यहां पर एनर्जी है। वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ आर रे, इसका मतलब यहां पर आर रे का ही इंटरसेक्शन है पर यहां पर कोई एनर्जी नहीं है। इसका मतलब कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज। अच्छा सोच के देखो, अगर अपनी आंखों के रेटिना पर इमेज बनती है तो कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। सोचो ध्यान से, क्या अपन आंखें बंद कर लें तो कोई इमेज बनती है क्या, नहीं। इसका मतलब इमेज बनने के लिए अपनी आंखों को खुला रहना जरूरी है। इसका मतलब एनर्जी अपनी आंखों में जा रही है, वो एनर्जी कहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है, रेटिना पर। इसका मतलब रेटिना पे कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज। तो मेरी बात को ध्यान देना, ओनली रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज ही स्क्रीन पे आ सकती है, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं आ सकती। मेरी बात सबको समझ में आ गई। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज मैं किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को देख रहा हूं, तो मेरी आंखों के लिए वो ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। और जब वो लाइट मेरी आंखों के लेंस से ट्रेवल होते हुए रेटिना पे जाएगी तो वापस सारी की सारी रेस रेटिना पे जाके मिल जाएगी। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज।